नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए जयनंदन जी की लिखी कहानी सिले हुए होठ। वेसल में 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर पिघला हुआ इस्पात था, जिसे प्लेटफॉर्म के नीचे स्टील ट्रांसफर कार पर रखे लेडेल बाल्टी में टैपिंग ढालना किया जा रहा था। ठीक इसी वक्त ओवरहेड क्रेन के ऊपर से कोई वर्कर ज्वालामुखी से भी तप्त लेडल में धम्म से गिर पड़ा। कौन था वह अभागा? पूरे शॉप में अफरा तफरी मच गई। विभाग के काफी लोग जुटाए, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि सभी जानते थे कि वह आदमी गिरते ही ठोस से द्रव में बदलना शुरू हो गया होगा। उस बाल्टी से छिटक कर एक बूंद भी अगर जिस्म पर पड़ जाए तो गोली लगने से भी बुरा घाव बन जाता है। यहाँ तो भरे लेडेल में ही वह बदनसीब गिर पड़ा। डिविजनल मैनेजर, विभाग प्रमुख सहित इस स्टील मेकिंग विभाग LD1 शॉप के सारे अधिकारी इकट्ठे हो गए। उनमें खड़े खड़े तुरंत मंत्रणा हुई और एक निश्चय के तहत सभी वर्करों से कहा गया कि वे इसी वक्त कॉन्फ्रेंस रूम में उपस्थित हों। वहां हाजिरी ली जाएगी। एक शिफ्ट के लगभग 100 आदमी की भीड़ में सभी लोग अपने अपने नजदीकी आदमी को ढूंढने में लगे थे। इस भीड़ में सीनियर मैकेनिक तरुण भी अब तक शामिल हो गया और वह अपने इलेक्ट्रीशियन दोस्त संदीप की टोह लेने लगा। संदीप उसे हठात कहीं नजर नहीं आया, फिर भी उसे यह ख्याल में भी लाना अच्छा नहीं लगा कि ऐसा दुर्भाग्य उसके दोस्त का हो सकता है। मौके पर पहले से मौजूद कई वर्करों ने देखा कि महज एक क्षण के लिए लेडेल में जरा सी तड़फड़ाहट हुई और सब कुछ शांत हो गया। जीवन और मृत्यु के बीच सचमुच कितना कम फासला है, और जीवन को बचाने में इस शरीर का कवच कितना क्षणभंगुर है। मातम, मायूसी और असमंजस में डूबे लोग कॉन्फ्रेंस रूम पहुंचे। अब तक शॉप के कोने कोने से शिफ्ट के पूरे लोग आ चुके थे। तरुण की निगाहें लगातार संदीप को ढूंढ रही थी, लेकिन वह कहीं दिख नहीं रहा था। वहां अटेंडेंस की कंप्यूटर शीट मंगवाई गई और उसके अनुसार एक एक आदमी की मौजूदगी पर टिक मार्क लगाया गया। डीएम को यह शक था कि अवकाश ग्रहण उम्र के करीब पहुंचे किसी बूढ़े कर्मचारी ने जानबूझकर अपनी मौत मोल ली होगी। चूंकि कारखाने के भीतर फेटल दुर्घटना की अवस्था में मरे कर्मचारी के किसी वारिस को सहानुभूति आधार पर तत्काल नौकरी देने का प्रावधान अभी भी समाप्त करना संभव नहीं हो पाया था। पहले आम कर्मचारियों को 25 साल सेवा देने के बाद अपने बेटे या दामाद के लिए नौकरी पाने की सुविधा बहाल थी, जिसे अब कंपनियों में वैश्विक प्रतिस्पर्धा शुरू होने के बाद खत्म कर दिया गया था। चूंकि अब पुरानी तकनीक पर आधारित ज्यादा लागत पर कम गुणवत्ता के माल उत्पादित करने वाले शॉप बंद कर दिए गए थे और उनमें काम करने वाले कर्मचारी वॉलंटियरली रिटायर्ड करा दिए गए थे। डीएम की आशंका से अवगत होकर तरुण में एक बेचैनी समा गई। जमाने का यह कितना निर्लज्ज, विद्रूप और भयावह दौर था कि अपनी संतान के अनिश्चित भविष्य को एक अदद नौकरी से नवाजे जाने के लिए अपनी जान तक देनी पड़ जाए। तरुण का अंतरूकरण ढेर सारी आकुलताओं से भर उठा। हाजिरी के बाद जो परिणाम सामने आया उससे डीएम का संशय तो गलत साबित हुआ, लेकिन तरुण का संशय एक हृदय द्रावक सच में बदल गया। लडेल में गिरने वाला वर्कर संदीप ही था, जिसे उसकी आंखें शुरू से ही नदारत पा रही थीं। संदीप बूढ़ा नहीं बल्कि 26-28 वर्ष का हृष्ट पुष्ट नौजवान था। उसने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि ओवरहेड क्रेन की कोई इलेक्ट्रिकल गड़बड़ी ठीक करने के लिए फोरमैन ने उसे ऊपर भेजा था और वहां से वह काम करते हुए गिर पड़ा। फर्श पर गिरा होता फिर भी वह मर तो जाता ही, लेकिन तब उसका छत विछत पार्थिव शरीर रह जाता संस्कार के लिए, मौत की पुष्टि के लिए। तरुण की आत्मा एकदम बिलख उठी। आज ही शाम को उसे बहन का तिलक चढ़ाने जाना था। तरुण से भी उसने साथ चलने के लिए कह रखा था। सुबह दोनों ने साथ ही कंप्यूटर में हाजिरी के लिए अपने अपने कार्ड पंच किए थे। देह जलने की एक तीव्र गंध पूरे शॉप में फैल गई। कॉन्फ्रेंस हॉल में सबने यह गंध महसूस की
और भीतर ही भीतर सभी घुटकर रह गए। लग रहा था जैसे वे किसी शमशान में चिता के पास बैठे हों। तरुण के भीतर इस गंध ने एक हाहाकार जैसा मचा दिया। लगा वह फफक कर रो पड़ेगा। उसकी आंखें पसीज गईं। डीएम ने सबको संबोधित किया। दोस्तों, संदीप एक मेहनती और काफी अनुभवी इलेक्ट्रीशियन था। इस सदमे से मुझे गहरा धक्का पहुंचा है। मैंने तो सोचा था कि कोई रिटायरिंग एज वर्कर जानबूझकर मरा है। संदीप जैसा डायनेमिक और स्मार्ट लड़के के बारे में तो मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था। लेकिन होनी पर अख्तियार ही किसका है। हमें अब एक बड़ी चुनौती का सामना करना है। टीएम ने कुछ देर के लिए एक विराम ले लिया। सबके चेहरे पर अगले वाक्य की उत्सुकता टंग गई। उसने आगे कहा, आप सबको मालूम है कि ISO 1002 प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए पिछले 1 साल से हमारी तैयारी चल रही है। आप इससे भी अवगत हैं कि अन्वेषण करने वाली टीम यहाँ आई हुई है और हमारे डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम की ऑडिट कर रही है। कभी भी वह टीम शॉप फ्लोर में आकर आप लोगों से भी कोई सवाल कर सकती है। आज इस दुख की घड़ी में मेरा यह सब कहना अटपटा लग रहा होगा। टीएम ने रुककर सबके उदास चेहरे की प्रतिक्रिया देखी और आगे कहने लगा, लेकिन इस हादसे के कारण जो परिस्थितियां बन गई हैं, उसी के मद्देनजर यह सब कहना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। आपको बताया जा चुका है, फिर भी मैं खास तौर पर आज एक बार और दोहराना चाहता हूँ कि ISO 1002 का विश्व स्तरीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र हमें नहीं मिला तो हमारा बनाया हुआ माल कोई नहीं खरीदेगा और दुनिया के सामने मुकाबले में हमें कोई तवज्जो नहीं देगा। परिणाम यह होगा कि हमारा यह विभाग बंद हो जाएगा और सबका भविष्य मुश्किलों में फंस जाएगा। डीएम ने तनिक रुककर कर्मचारियों के चेहरे पर उभर आई चिंता को एक बार फिर लक्ष्य किया और अपना वक्तव्य जारी रखा। उस ऑडिट टीम को अगर मालूम हो गया कि इतनी बड़ी दुर्घटना यहाँ हो गई है तो हमारे प्रति उनका इंप्रेशन डगमगा सकता है और वे नेगेटिव रिमार्क कर सकते हैं। इस शोकाकुल अवस्था में मुझे यह सब कहते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन क्या करूं? आखिर जो छोड़कर चले जाते हैं उसके परिजन भी उसके गम में अपनी जिंदगी रोक नहीं देते। फ्रेंड्स, आपको ज़रूर बुरा और नागवार लगेगा सुनकर, लेकिन हमें यह करना होगा। संदीप की मौत की खबर हमें अपने सीने में ही दफन कर देनी होगी। हमें छाती पर पत्थर रखकर यह कहना होगा कि यहाँ कोई ऐसी अप्रिय घटना नहीं हुई। संदीप को आज हम अनुपस्थित दिखा देंगे। आपको अपने और अपने परिवार की परवरिश के लिए भूल जाना होगा कि आपने यहाँ कोई हादसा होते देखा है। कुछ देर गहरी खामोशी छा गई, जैसे काली अंधेरी रात की भयानक नीरवता उतर आई हो। तरुण रोक नहीं पाया स्वयं को और कह उठा, ऐसा कैसे हो सकता है सर? वह अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। उसकी आंखें आंसुओं से डबडबा गईं। सुबह संदीप मेरे साथ ही आया था ड्यूटी। आज शाम उसे विवाह की प्रतीक्षा कर रही बहन के लिए तिलक चढ़ाने जाना था। उसके माँ बाप को यह तो पता होना चाहिए कि उसके लाडले बेटे की ड्यूटी इतनी लंबी हो गई कि अब वह कभी घर वापस नहीं आएगा। मुझसे ही वे पूछने आएंगे। मैं कैसे उनसे झूठ बोल सकूंगा सर? बोलते बोलते तरुण का बिलखना जोर पकड़ गया। डिविजनल मैनेजर ने हमदर्दी जताकर सांत्वना देने का ढोंग करते हुए तरुण को एक ऑफिसर के साथ अपने चैम्बर में भिजवा दिया। अफसोस की मुद्रा में देखते हुए उसने फिर कहा, मैं तरुण की भावना समझ सकता हूँ, लेकिन हमें इस मौके पर प्रैक्टिकल होना ही पड़ेगा। मैं नहीं समझता कि उसके परिवार के 4-5 जनों को संतुष्ट करने के लिए यहाँ काम करने वाले 400 आदमी को जोखिम उठाना चाहिए। इसलिए यह मेरा अंतिम फैसला है कि आप में से किसी के मुंह से किसी के भी सामने यह नहीं निकलना चाहिए कि आपने यहाँ कोई दुर्घटना देखी है। इसी में सबकी खैर है। ठीक है, अब आप लोग जा सकते हैं। जब सभी वहां से चलने लगे तो ऐसा लगा कि हर एक के माथे पर धर्म संकट का एक पहाड़ लद गया है, जिसे बहुत दूर और देर तक ढोना आसान नहीं है। उन्हें यह भी लगा कि डीएम के कहने के लहजे में सिर्फ परामर्श नहीं, आदेश भी है, जिसकी अवहेलना करने पर वे अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत सख्ती भी बरत सकते हैं। डीएम ने तरुण को अपने ठंडे कमरे में बिठाकर ठंडा पानी पिलवाया और उसके जज्बात को कद्र करने की भंगिमा दिखाकर समझाने की कसरत शुरू कर दी।
तरुण, मैं जानता हूं कि संदीप तुम्हारा बहुत घनिष्ठ दोस्त था। तुम्हारे लिए मुश्किल है उसकी मौत को पचा लेना, लेकिन तुम पढ़े लिखे एक होशियार आदमी हो। कंपनी और सभी कर्मचारियों के हितों को देखते हुए तुम्हें अपने आप पर काबू रखना होगा। मुझे कुछ मत कहिए सर, मुझे कुछ मत कहिए। इस समय मैं कुछ भी सुनने की स्थिति में नहीं हूं। तरुण अश्रु विहल बेचैनी के साथ उसके कमरे से बाहर निकल आया और स्टील ट्रांसफर कार के पास, जिस पर संदीप की चिता बना हुआ वह लेडेल रखा था, जाकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें ठहर गईं। खौलते हुए लाल द्रव पर देह दहन की एक तेज गंध अब भी बाल्टी से बाहर निकल रही थी। उसका क्रंदन कर रहा अंतरूकरण पूछने लगा, संदीप मेरे दोस्त, मरने की यह कौन सी शैली हुई यार? लोग बड़े बड़े हादसों में दबकर, कुचलकर, कटकर मर जाते हैं। लाशें विकृत हो जाती हैं, टुकड़ों में बट जाती हैं। लेकिन तुम्हारी यह मौत तो ऐसी मौत है जिसमें लाश निकली ही नहीं, कहीं है ही नहीं तुम्हारा पार्थिव शरीर। ऐसी मौत तो कभी देखी नहीं, सुनी नहीं गई यार। सबकी आंखों के सामने तुम मौत के मुंह में गए, फिर भी सबको असहाय कर गए। कुछ भी करने की किसी के पास कोई युक्ति नहीं। सबके सामने निकले तुम्हारे प्राण। फिर भी किसी को पता नहीं कि तुम्हारी अस्थि कहाँ है, तुम्हारा धड़ कहाँ है, तुम्हारा शारीरिक ढांचा कहाँ है। ऐसा लगता है तुम कभी थे ही नहीं, कभी हो ही नहीं। तुम थे इसका प्रमाण तो है, लेकिन अब तुम नहीं हो। इसे हम कैसे प्रमाणित करें संदीप? कई दिनों से तुम यही कह रहे थे। मैंने पिछले सप्ताह ही तुम्हें टोका था संदीप। कोई छोटा मोटा नुक्स भी हो तो बिजली ऐसी खतरनाक चीज है जिसे इतना ऊपर चढ़कर अकेले कभी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। मेंटेनेंस के लिए 2 आदमी के एक साथ रहने का चलन यूं ही नहीं बना दिया गया है। तुमने कहा था सिर्फ पैनल में कोई ओवरलोड स्विच ट्रिप कर जाता है यार। फोरमैन घोचू मुझे इस काम के लिए अकेले हाँक देता है। तुम तो जानते हो कि वह मुझसे कुछ ज्यादा ही मोहब्बत करता है। मैं ऐसा लल्लू हूं कि मुझे इनकार करना आता ही नहीं। अब मैं किससे पूछूं संदीप कि आज डीएम तुम्हारी मौत की खबर देने से मना कर रहा है। मैं इनकार कैसे करूं? तरुण गहरे अंतर्द्वंद में निमग्न था। तभी अचानक उसे कंधे पर एक सांत्वना भरा स्पर्श महसूस हुआ। वह उसका एक करीबी दोस्त केतन था। उसने कहा, आओ चलें तरुण, रुक कर भी कुछ पा ना सकोगे यार। पीछे विभाग के अन्य अधिकारी प्रबंधकीय रौब में उसे घूर रहे थे। उनकी मुद्रा सख्त और तनी हुई थी, जैसे वे धमका रहे हों कि बहुत नौटंकी हो गई, शराफत से नहीं मानोगे तो हमें टेढ़ा बनना भी आता है। कुछ ही देर बाद देखा गया कि स्टील ट्रांसफर कार पर से लेडेल ओवरहेड क्रेन द्वारा उठाया जाने लगा। तरुण हैरानी से देखने लगा कि आखिर क्या करने वाले हैं ये लोग। इस चिता में बदले हुए अजूबे कॉम्बिनेशन से बने इस मोल्टेन स्टील का क्रेन ने उसे ले जाकर 1600 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म वेसल में दोबारा हीट करने के लिए उड़ेल डाला। अब संदीप के जिस्म की बची खुची गांठें भी पिघलकर तरल बन जाएंगी। इस चरम दुर्गति पर तरुण और भी कातर हो उठा। उसकी आत्मा चित्कार उठी, हाय संदीप, तुम्हारा जिस्म अब पूरी तरह इस्पात में एकाकार हो गया। मतलब अब तुम पुल बन जाओगे, रेल की पटरी बन जाओगे, डब्बे बन जाओगे, जहाज बन जाओगे, कूलर, फ्रिज, गेंता, कुदाल, पाइप, खंभे, छुरी, चाकू, बंदूक, रिवॉल्वर, तोपखाना और पता नहीं किस किस चीज में रूपांतरित हो जाओगे। लेकिन नहीं ढलोगे तो फिर से आदमी में, और आदमी में नहीं ढलोगे तो अपनी नवविवाहिता के सुहाग, बूढ़े कृशकाय पिता की लाठी और शादी की उम्र पार कर रही अपनी कुंवारी बहन की राखी से तुम्हारा कोई संबंध नहीं रह जाएगा। आज भले ही आदमी की कीमत इस्पात से सस्ती हो गई हो, लेकिन इस्पात बनाने वाली कंपनी आदमी नहीं बना सकती मेरे दोस्त, जबकि आदमी ही हजारों लाखों मिलियन टन इस्पात बनाता है और बनाता चला जाएगा। केतन ने तरुण की पेट थपथपाई। चलो तरुण, घर चलें, अब संदीप कहीं नहीं है। लेकिन केतन, संदीप यहां था, सुबह से इसी जगह। कोई साक्ष्य अब नहीं है उसके यहां होने का। कंप्यूटर है, यहाँ के दर्जनों लोग हैं, मैं हूं। कंप्यूटर में उसकी हाजिरी थी, अब नहीं है। लोगों ने उसे देखे थे, अब वे भी अनदेखे हो गए हैं। एक तुम हो, तुम्हें भी अब तय कर लेना है ज्यादा जरूरी क्या है, संदीप की मृत्यु का पर्दाफाश करना या अपनी नौकरी की सांस
कायम कर रखना। संदीप के पिता इसी कारखाने से एक रिटायर्ड वर्कर थे। कई दिनों तक वे संदीप के लापता होने की टोह लेते रहे। तरुण से भी कई बार मिले। सबके चेहरे पर चढ़े मुखौटे की परख कर लेने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। तरुण अपने झूठ पर एक मर्मांतक तकलीफ से जूझता रहा। अंततरु उसने कुछ तय किया और एक शाम उसके कदम संदीप के घर की तरफ बढ़ते चले गए। रास्ते में ही संदीप के पिता मिल गए, एक मातम से घिरे हुए, हताश, उदास। तरुण ने कहा, मैं आपके ही घर जा रहा था। बूढ़े ने ताज्जुब से निहारा। तुम क्यों तकलीफ कर रहे थे? मैं तो आ ही रहा था तुम्हारे घर, तुम्हारी चुप्पी को सुनने, तुम्हारी बदहवासी को पढ़ने। उसकी बेचारगी को भांपते हुए उन्होंने आगे कहा, आज से 20-25 साल पहले मजदूरों में इतनी आग और एकता हुआ करती थी कि किसी भी बेईमानी एवं नाइंसाफी के खिलाफ लोग एक साथ आंदोलन करने पर उतारू हो जाते थे। जबकि उस समय प्रायरू लोग गहन अभाव और मुश्किलों में जीने को बाध्य थे। तनिक रुककर उन्होंने तरुण की खामोशी की नब्ज टटोली, फिर कहा, आज लोगों के पास साधन है, सुविधाएं हैं, फिर भी इनकी मानसिकता इतनी तटस्थ और नपुंसक हो गई है कि कंपनी के अंदर या बाहर किसी भी नाजायज बात पर होठ फड़फड़ाने की भी हिम्मत नहीं रह गई। वे जरा रुके और अपनी लय फिर पकड़ ली। मेरे एक साथी का हाथ कट गया था। प्रबंधन उसकी असावधानी बताकर मुआवजा देने से आनाकानी करने लगा था। उसे हक दिलाने के लिए विभाग के सारे कामगारों ने काम बंद कर दिया था। विकास के रास्ते में असहमति का होना बहुत जरूरी है, और इस असहमति को व्यक्त करने का मादा न हो तो समझ लेना चाहिए कि बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। तरुण की आंखें संदीप के पिता के तात्पर्य टटोलती हुई विस्फारित होती जा रही थी। वे कुछ देर के लिए चुप हो गए और फिर उनका गला भराया। आंखों से आंसू की कई बूंदें टप टप चू पड़ी। लरसते स्वर में उन्होंने कहा, तरुण, 7 दिन हो गए तुम्हारे होठों से एक लफ्ज तक नहीं फिसला। तुम्हारे भीतर जो एक द्वंद्व चल रहा है उसे मैं समझ सकता हूं बेटे। संदीप तुम्हारा जिगरी दोस्त था, इसलिए पुष्टि तो तुम्हें ही करनी होगी। तुम बोलोगे तभी मैं इसे अंतिम सच मानूंगा। लेडेल में जो आदमी गिरकर पूरी तरह खत्म हो गया वह मेरा बेटा संदीप ही था ना? बोलो तरुण, बोलो, संदीप ही था ना वह? तरुण रोक न सका खुद को और उनके गले से लिपटकर फफक पड़ा। हाँ अंकल, हाँ, वह अभागा संदीप था, आपका बेटा संदीप, मेरा दोस्त संदीप। मुझे माफ कर दीजिए अंकल, मैं तो संदीप से भी अभागा हूं और उससे भी ज्यादा मरा हुआ कि उसके मरने की खबर तक देने की प्राण शक्ति जुटा नहीं सका। संदीप के पिता उसकी पीठ थपथपाते रहे। वह जार जार रोता रहा। अभी आप सुन रहे थे लेखक जयनंदन जी की लिखी कहानी सिले हुए होठ।